अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जो आइंदा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी जमातों के अंदरूनी इंतशार भी खुलकर सामने आते जा रहे हैं और सियासी क़यादत कहीं टिकटों की तकसीम और कहीं बदलते बयानिए का शिकार दिखाई देती है। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात और टिकटों की तकसीम पर क़यादत को सख्त चैलेंज का सामना है। आज वर्कर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में हॉल खाली दिखाई दिया और वर्कर्स की कम तादाद पर पार्टी को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा और सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा रहा और कन्वेंशन में बदनज़मी और सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी पर असद उमर को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। नजरियाती कारकुनों की नजरअंदाजी से PTI की मुहिम साजी को एक बड़ा धचका लगा है। सूरत हाल कुछ यूं है कि चुनाव से कबल नाराज कारकुनों का शदीद दबाव PTI का घेराव कर चुका है। इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि PTI के लिए टिकटों की तकसीम एजाब बन चुकी है। इमरान खान ने मुतअद्दिद इजलास और मीटिंग्स में नाराज कारकुनों को तसल्ली देने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई। उनकी अहलिया भी खवातीन को मनाने में मसरूफ दिखाई दी, लेकिन मुजाहिरीन इसे झूठी तसल्ली समझ रहे हैं। इस वक्त दिखाई यूं देता है कि आइंदा इंतखाबात में PTI का बड़ा मैच PTI के साथ ही हो रहा है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के दरमियान अवामी सतह के साथ साथ निजी मुलाकात में लफ्जी जंग भी हो चुकी है और अब जहांगीर तरीन इंतखाबी दंगल छोड़कर अचानक लंदन जा चुके हैं। सियासी पार्टियों के मसाइल की बुनियादी वजह इन नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करना है जो इन सियासी पार्टियों के लिए जिंदगियां लगा देते हैं, जेलों में जाते हैं, अपना कारोबार तबाह करते हैं, मगर उनकी ये कुर्बानियां पार्टी क़यादत रोंगते हुए आगे बढ़ जाती है। सियालकोट की सियासत PTI की अंदरूनी कशमकश का नमूना पेश कर रही है। क्या वजूहात हैं, क्या वो अवामिल हैं जो सियासी जमातों में ऐसे वर्कर्स को पस मंजर में डाल दिया जाता है और इंतखाबी मैदान का पेश मंजर तब्दील कर दिया जाता है। और दूसरी जानिब नून लीग की सियासत भी बयाने की बहस में उलझी दिखाई देती है। बड़े मियाँ साहब मज़ाहमत जबकि छोटे मियाँ साहब मफाहमत की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, जिसके पास लीगी वोटर्स और सपोर्टर्स कंफ्यूजन का शिकार है। जबकि टिकटों के मामले पर यहां भी मुश्किलात ही मुश्किलात दिखाई देती हैं। कुछ रहनुमा टिकटों के नाम मिलने पर नाराज हैं तो वहीं कुछ रहनुमा टिकटें वापस कर रहे हैं। इन तमाम सवालात का जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब और बागी रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अब्दुल गफूर साहब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सियालकोट से नजरअंदाज रहनुमा उमर फारूक मायर साहब अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कारकुनों के हवाले से बात हो रही है। क्या वजह है हमारी सियासी जमातों के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, चाहे मुस्लिम लीग नून हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, दोनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर लगता इस तरह है कि पार्टी के अपने अंदर ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बटी हुई नजर आती है, मुस्लिम लीग नून से भी लोग नाराज होकर जा रहे हैं और सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ टिकटों के हसूल के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि नजरियाती तौर पर भी वो लड़ रहे हैं। और क्या वजह है इसकी? क्या पार्टी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये तमाम कारकुन, ये तमाम पुराने ओहदेदार जिन्होंने अपनी जिंदगियां दे दी जवानी से लेके बुढ़ापे तक, उनकी बात क्यों नहीं कोई सुनता? आखिर क्या वजह है? क्या पैसा हावी हो जाता है? क्या कुछ इशारे हावी हो जाते हैं? चंद लॉबीज हावी हो जाती हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? आज मेरे साथ जो दो सियासी जमातों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून से नाराज बागी उनके जो कारकुन हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उमर मायर साहब सियालकोट से मेरे साथ हैं और चौधरी अब्दुल गफूर साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। दोनों ने अपनी जिंदगियां दी हैं अपनी अपनी पार्टियों को, बड़ी सर्विसेज हैं अपनी अपनी पार्टियों के लिए। और इसके साथ अली मोहम्मद खान साहब और निहाल हाशमी साहब ये अपनी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन उमर मायर साहब के हवाले से मैं आपको बताता हूं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सियालकोट में उमर मायर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम नहीं है। उनको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, मैं अभी सियालकोट गया था, आप इस सिलसिले में कल मेरा प्रोग्राम भी देखेंगे जो सियालकोट से हमने किया है। उमर मायर साहब एक ऐसा नाम है वहां पर उस शहर के अंदर जिनकी इज्जत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं करता बल्कि दीगर जमातें भी करती हैं। उनके हवाले से मैं आपको एक और उनकी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया इस बार, लेकिन उनको जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए गए तो दीगर सियासी जमातों ने उस मौके के ऊपर भी उनको ये कहा कि जनाब अगर आप अभी हमसे टिकट लेना चाहें तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आखिरी हद तक अपनी उम्मीदें लगाए बैठा हूं। कौन है उमर मायर? उमर मायर की क्या खिदमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं।
तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उमर मायर, इसलिए कि जब हमारा काम सियालकोट में बहुत कम था, उमर आपने जिम्मेदारी ली और नौजवानों को इकट्ठा किया, और जो यूथ है वो तहरीक इंसाफ की जान है, और आपने इनको मोबिलाइज किया। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह आज आसिफ ने भी आसिफ सोनी ने कहा, एक सुनामी बन चुकी है। यानी उमर भी जो कि बिल्कुल ही एक बच्चा था जब पीटी में आया था, बाल सफेद हो गए, पेट भी थोड़ा। सियालकोट पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में से होगा कि दूसरे शहरों से लोग लाहौर नहीं जाएंगे, सियालकोट जाएंगे। तो ये उमर माहिर साहब थे। और ये उमर माहिर साहब जो हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे तो बाल उनके स्याह थे, बड़े हैंडसम जवान थे, और अब ये काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन पिछली दफ़ा उनकी जो परफॉर्मेंस थी, एक इनके बहुत बड़ा फॉल्ट है उमर माहिर साहब के पास, और वो फॉल्ट ये है कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे पूसे कोई नहीं है इनके पास। और बड़ा इन्होंने कारकुनों को मोबिलाइज किया, बड़ी मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अपने घर के ऊपर सबसे पहली दफ़ा झंडा सियालकोट में अगर किसी पार्टी का लगा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी घर के ऊपर लगाया गया, तो उमर माहिर साहब का वो घर था जहाँ पे झंडा लगाया गया था। उमर माहिर साहब अब किस जगह तक पहुँच चुके हैं? ये थोड़ी देर पहले जो आपने रिपोर्ट देखी, इनका खान साहब से क्या गहरा ताल्लुक रहा है। उमर माहिर साहब ने अब रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या कहा है, अब जरा वो सुनिएगा। ये कौन सा अलग होता है? अलग तो तुम्हारा पार्टी के साथ है, तुम जो दूसरा अलग कहां से ले आए हो? या तुम जिला उसमें बैठ के हो कि मैं भले के अगेंस्ट पोस्ट करूंगा। हमने इसको रिपोर्ट किया पार्टी को, और पार्टी ने नहीं सुना। पार्टी नहीं, तहरीके इंसाफ ने इस धन को साफ नहीं किया सियालकोट में, और नजरिए के हमें लेक्चर देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ नहीं किया। उमर माहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उमर माहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उमर साहब, क्या बात है, इतना आपका प्यार मोहब्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इतना पुराना रिश्ता उनके साथ, और टिकट आपको मिला नहीं, अब गम और गुस्सा, क्या वजह है? कौन सी ऐसी लॉबी है, क्या वजह है आपको टिकट नहीं दिया इस बार उन्होंने? मंसूर भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा जिंदगी का पहला प्रोग्राम है और वो आपके साथ है, क्योंकि आम बंदे के लिए यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। आपने एक इंट्रोडक्शन में एक दो चीजें की हैं, मैं उसमें बात करना चाहता हूँ कि एक तो ये पार्टी के लिए नहीं, ये हमने जो किया ये अल्लाह का शुक्र है मुल्क की बेहतरी के लिए किया, और क्योंकि हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। हम अगर बाहर निकले, इमरान खान को एक सच्चा ईमानदार समझ के निकले, और स्टिल समझते हैं कि वही एक उम्मीद है एक बेहतर पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और ये जो टिकट ना मिलने पर नहीं है ये मसला, आपने जिक्र किया टिकट ना मिलने पे नाराज, यकीन करें हम टिकट ना मिलने पे नाराज नहीं है, बल्कि गलत लोगों को टिकटें मिलने पे नाराज हैं। गलत लोग कौन है? गलत लोग कौन है? गलत लोग वो हैं जो पुरानी सियासत जो है, धोखा फरेब, वही सोच लेके पार्टी में आए हैं। तो सर खुल के बात करें ना उमर साहब, टू द पॉइंट बात करें। मैं मुझसे ना लेफ्ट राइट जाया नहीं जाता, सीधी सीधी मैं बात करता हूं। आपके ऑपोजिट जो लॉबी है वहां पे उस्मान डार साहब हैं सियालकोट के अंदर, उनकी लॉबी को टिकट दिया है, आपकी लॉबी को नहीं मिला, इसी तरह ही है। यही जो मैं कह रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये मैं आप अगर मुझे एक हल्के पे महदूद कर देंगे तो बात कुछ की कुछ बन जाएगी। मैं आपको जो सर बात तो कुछ की कुछ बनती है ना। इसी तरह आपकी जगह पे उस्मान डार साहब की जो लॉबी थी उनको टिकट दिया गया है। देखिए, मैं उस्मान डार साहब ने गलत फैसला किया, उन्होंने गलती की कि पार्टी को ब्लैकमेल किया कि अगर मायर को आप टिकट देंगे तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये कहा है उन्होंने? बिल्कुल भी उन्होंने कहा, और मैं जब ऊपर लीडरशिप से मिला उन्होंने कहा कि उस्मान डार जिद कर रहा है कि आपको टिकट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, तो ये लीडरशिप से मुराद लीडरशिप तो इमरान खान है। आपको इमरान खान ने बात की कि उस्मान डार जिद कर रहे हैं कि यार उमर मायर को टिकट नहीं देनी।
बिल्कुल मुझसे चौधरी सरवर साहब ने के बात की, शफकत महमूद साहब ने के बात की, और जितने भी लीडर से मैं मिला वो यही बात थी कि उस्मान डार जो है वो जिद कर रहा है कि माहिर को टिकट नहीं देनी। अच्छा, और इसमें ये है कि वो जिद किस चीज पे कर रहा है, वो किसी क्या वजह, आखिर कोई वजह होगी, हो सकता है उस्मान डार साहब नेशनल असेंबली का चूंकि ऊपर बड़ा हल्का तो जो बड़ा टिकट है वो तो उनको मिला है, वो समझते होंगे कि आप एक वीक कैंडिडेट हैं, ये भी तो वजह हो सकती है। देखें वो बिल्कुल समझता होगा, लेकिन उसकी कोई रीजन, उसकी कोई बैकग्राउंड कोई होनी चाहिए। मैंने 2013 में पहली दफा, और ये भी इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि एक वर्कर को उन्होंने उस वक्त टिकट दी। मैंने गुजरांवाला डिवीजन में मुझे रिकॉर्ड वोट पड़ा, 38,283 वोट पड़ा, और इमरान खान साहब तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद थे, हर हल्के में मौजूद थे, लेकिन इस हल्के में क्यों ज्यादा वोट पड़ा? इस वजह से कि आम जो सियासत है, जो आम मरूसी सियासत है, उससे हट के एक सच्चाई, ईमानदारी और सीधे रास्ते पे चलने वाली सियासत को हमने अपनाया हुआ था, और बिल्कुल इमरान खान साहब के असूलों के मुताबिक, क्योंकि हमने जब पार्टी को ज्वाइन किया एक टांगा पार्टी थी, और जो चीजें हमें इमरान खान ने समझाई, जो हमें वो लेक्चर्स देते रहे, उनसे हमने सबक हासिल किया, अपने कॉलेज से, अपने वालिद से, और उसके बाद इमरान खान। अच्छा, मैं अगर मुझे बताइए, अगर मैं ये कहूं कि जिस तरह ज्यादातर जो लोग जिनको टिकटें नहीं मिली हैं, जो नाराज हैं पार्टियों से, उनका ये कहना है कि जनाब पैसे वाले जो है वो छा गए हैं पार्टी के ऊपर, और पैसे वालों को टिकटें जो है ज्यादा प्रेफर की जा रही। आप भी पैसे की वजह से मार खा गए? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये एक फैक्टर है, पैसे का जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट है। समझा ये जा रहा है कि हमारी कौम जाहिल है, हमारी कौम में शऊर नहीं आया, ये अभी भी पैसे को सलाम करती है, अभी भी बड़ी गाड़ियों के आगे ये नाचती है, उसको चूमती है। तो इसलिए हमें भी वही तरीका अपनाना चाहिए कि हमारे भी कैंडिडेट उस किस्म के हों जिनके आगे ये कौम नाचनी शुरू कर दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी इमरान खान साहब ने मेहनत की, उससे कौम का शऊर बेदार हुआ। ठीक अब तो वक्त बदल रहा था। नहीं, अब वक्त बदलेगा आपके ख्याल में? अब खान साहब ने जिस तरीके से वो इस इलेक्शन में अब जा रहे हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, जो कंप्लेंट्स आप कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब जिस तब्दीली का दावा करते थे वो दावा कर पाए? वो हो जाएगी, वो तब्दीली आएगी, वो सुनामी आएगा? देखें, जरूर आएगा, वो उस वक्त आएगा। उसमें मेरी एक बात जरा गौर से समझें कि मेरा शुरू से ईमान है कि जो हम कर रहे हैं एक बेहतर पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अगर इमरान खान अपना रास्ता बदलेगा तो इंशाल्लाह एक और इमरान खान आएगा जो सही रास्ते पे होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में हम ये टारगेट अचीव कर लें। हमने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई हैं, अपने बच्चों को हमने नहीं देखा इस अरसे में। ठीक है, मैंने अपने, जहां मैं लॉरेंस कॉलेज से पढ़ा हूं, मैंने अपने बच्चे को लॉरेंस कॉलेज 5 साल नहीं भेजा कि मैं सियासत में पैसे लगाऊं, मुल्क की बेहतरी के लिए लगाऊं। मैं मुल्क को देखता रहा। अच्छा माहिर साहब, मैं इस प्रोग्राम में उस्मान डार साहब, क्योंकि जारी बात तो उन्हें प्रेफरेंस मिली है, मैं उनको शामिल करना चाहता था। ये जरूरी है मैं उनको नाज़रीन को बता दूं कि उनको हमने इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने मसरूफियात का, उन्होंने कहा जी मैं बहुत मसरूफ हूं, मैं इसलिए नहीं आ सकता प्रोग्राम में। लेकिन मैं जब सियालकोट गया था तो मैंने आपके हवाले से उनसे सवाल किया था कि उमर माहिर को टिकट क्यों नहीं दिया गया, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था कि जनाब यहाँ पे सर्वेस करवाए गए थे, तो सर्वेस के अंदर आपकी पोजीशन वीक थी। ये उनका कहना है, मुझे नहीं पता वो सर्वेस कितने ऑथेंटिक थे, लेकिन ये जहां पे भी सियासी जमात कहीं पे टिकट नहीं देती तो वो जनाब यूं करके एक सर्वे सामने रख देती कि जनाब ऐप आ जाए सर्वे, तो वो आप सर्वे के, हो सकता है सर्वे में आप इतने मकबूल ना हो। सर ये सर्वे सब झूठ है। मैंने अपने लीडर इमरान खान को बताया कि आपके इर्द गिर्द बहुत झूठ है। अच्छा, आपको शायद मेरी इस वक्त बात समझ ना आए। ये जो सर्वेज हैं, सर्वे झूठे दिखा के इमरान खान साहब के आगे गलत बयानी की गई है। ये झूठ कौन बोल रहा है? और है उमर माहिर साहब, इनके आसपास कौन झूठ बोल रहा है? जो लोग हैं इनके आसपास। सर जो उनके आसपास तो शाह महमूद कुरैशी हैं, जहांगीर तरीन हैं, अलीम खान हैं, ये लोग हैं, ये झूठे हैं। देखें, अगर उनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है तो वो सब जिम्मेदार हैं। वो सब जिम्मेदार है, ठीक है, सब जिम्मेदार हैं, ठीक है, इससे नहीं बच सकते। अगर उनके होते हुए अगर वो मीटिंग्स में बैठ के चुप बैठे रहे हैं तो वो कसूरवार हैं। ठीक, बाहर तकरीरों में वर्कर की बातें करना और मीटिंग में जाके चुप करना, और ये जो फैसले हैं इससे जाहिर होता है मैं अकेला थोड़ी हूं।
कई लोग हैं, और मैं आपको बताऊं जितने लोग जिला सियालकोट में हमारे साथ मुंसलिक थे वो तमाम वर्कर्स ने विड्रॉ किया, लेकिन जो लोग डार साहब के साथ मुंसलिक थे आज तमाम आजाद खड़े हैं। ठीक है, मुझे आखिरी आपसे इस हवाले से आखिरी सवाल, फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास जाऊंगा। जो पोजीशन इस वक्त पीटीआई की है, जिस तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्या ख्वाजा आसिफ साहब को हरा पाएगी पीटीआई? उमर माहिर साहब सुन सकते हैं आप मुझे? जी मैंने कहा जी, जो पीटीआई की इस वक्त सूरत हाल है, जो जिस तरह टिकटें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब को पीटीआई हरा पाएगी? देखें कि पार्टी का जो भी फैसला हो उसका उसी के मुताबिक रिजल्ट निकलता है। ठीक है, मैं स्टिल अभी भी पीटीआई का फॉलोअर हूं, इमरान खान का फॉलोअर हूं, बहुत अच्छी बात और मैं तो चाहूंगा कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। और उसके लिए जो मैं कर सकूंगा ग्राउंड पे कैंपेन वो मैं करूंगा। ठीक है, मैं अली मोहम्मद खान साहब से इस हवाले से अली भाई अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, ये आपके साथ भी कुछ पहले इसी तरह ही हुआ था। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम नहीं था, फिर बड़े एहतजाज हुए, मीडिया के ऊपर भी बड़ी बात आई कि जनाब अली मोहम्मद खान साहब को टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद नजर करम हो गया। आपने कौन सी जादू की छड़ी ऐसी चलाई थी जिसकी वजह से आपको टिकट मिल गया, और बड़े एक लंबी लिस्ट है नाराज कारकुनों की जिनको नहीं मिल सका? क्या हुआ क्या ये सारा कुछ टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। पहली बात तो ये है कि मेरे पास तो जादू की कोई छड़ी नहीं है। इतना मैं कह सकता हूँ कि इंसान को हर हालत में सब्र करना चाहिए। मैंने सब्र किया था, मैंने फैसला किया था कि नहीं भी मिलेगा तो मैं पार्टी कैंपेन पूरे पाकिस्तान में करूँगा। बहरहाल जो है पार्टी ने टिकट दिया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इससे इंसाफ हो। लेकिन मैं अर्ज करूँगा, उमर माहिर साहब को मैं फॉलो करता हूँ, उनको उनकी एक्टिविटीज को बड़े अच्छे से मैंने देखा है। ये कैसे इंसान है अली भाई, ये कैसे इंसान है? ये मतलब करप्ट है ये, या ये किस किस्म के शख्स हैं ये? मैं अर्ज करता हूँ, देखें मैं जाती तौर पे कभी हम शायद इससे ज्यादा नहीं मिले, प्रोग्राम में मिले होंगे, फंक्शंस में तहरीक इंसाफ के, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। और मैं इनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात फैसले जो हैं वो इंसान की मंशा के मुताबिक नहीं आते, कभी कभी जो है पूरा इंसाफ नहीं भी हो पाता, लेकिन आपको जो है मैं समझता हूँ कि सब्र से काम मिलना चाहिए। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है आपकी जमात है, और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन जो उनका स्पिरिट मैंने देखा है वो बहुत ज़बरदस्त है कि उमर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के आज भी वर्कर हैं, वो इमरान खान से आज बांधे बैठे हैं, आज भी इमरान खान को पाकिस्तान की उम्मीद समझते हैं। यही तहरीक इंसाफ के असल टाइगर्स हैं। और होता है कभी फैसला खिलाफ भी आ जाता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने फरमाया कि वो खिलाफ नहीं गए, उन्होंने कोई आजाद। सर लेकिन एक मिनट अली भाई, प्रॉब्लम है ना, एक प्रॉब्लम ये है कि जिस शख्स को इनकी जगह पे टिकट दिया गया है इनके हलके से, वो पिछले महीने तक मुस्लिम लीग नून के अंदर था। मैं उमर माहिर साहब सही फरमा रहा हूँ इसी तरह ही है? जी सर, 6 जून को उसने चेयरमैन जूसी डालो वाली से रिजाइन किया उसने। ठीक है, उन्होंने रिजाइन, तो यानी 6 जून तक 5 जून तक, चले मैं इस तरह करता तो 5 जून तक एक शख्स मुस्लिम लीग नून के अंदर होता है, आप लोगों को वो जहर लग रहा होता है, शक्ल देखते ही आप लोगों को इतना बुरा लगता है। ये एक दिन में किस तरह वो पीटीआई का इतना बड़ा जाला बन जाता है, पीटीआई का इतना बड़ा टाइगर बन जाता है, और आप लोग फिर उसको टिकट देते हैं? ये कौन सा प्रोसेस है टिकट बांटने का जिसके जरिए इस तरह टिकट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? मंसूर साहब, मुझे अब चूंकि मैं उस प्रोसेस का उधर हिस्सा नहीं रहा, जो टिकट इनको जिस तरीके से मिला है मुझे नहीं पता ग्राउंड रियलिटी का कि वहाँ क्या था। इतना मैं समझता हूँ, इतना मुझे एहसास है कि जो तहरीक इंसाफ का पुराना वर्कर हो, जिसने वहाँ पे काम किया हो, उसकी बहुत बड़ी गुडविल होती है, और लोग उसी की वजह से जमात को जो है वो समझते हैं और जमात से एफिलिएट करते हैं। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जो वर्कर होता है जमात का, जो पुराना वर्कर होता है, वो थड़ों में, गली मोहल्लों में, चाय की शॉप में, छोटे छोटे होटलों में बैठ के इमरान खान का नजरिया जो है वो आम लोगों के साथ डिस्कस करता है, लोगों को कायल करता है, लोगों के साथ बहस करता है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है ओपिनियन मेकिंग जो हमारा हम से वर्कर करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कौन है जो उनकी जगह आए रिप्लेस करने, लेकिन अगर आए हैं आई होप कि वो उनसे ज्यादा अच्छे वर्कर साबित हों, उनसे ज्यादा उन्होंने वो मेहनत करें, क्योंकि और बाहर को जो भी रिप्लेस करेगा उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। मैं तो अली साहब सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज 30 जून है और आज से 25 दिन पहले 5 जून को ये शख्स मुस्लिम लीग नून में था और शेर की बल्ले बल्ले कर रहा था, और आज 30 जून को
یہ وہ جو وہاں بلے بلے ہو رہی تھی اب بلہ بلہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں آ کے, یہ صورتحال ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن یہ جو وائرس ہے بات کر رہے ہیں, عمر بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, مزید بھی ان سے آگے چل کے بات کریں گے. یہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی موجود ہے, وہاں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی اس قسم کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ لوگ اپنی کمپلینس کو لانچ کر سکیں, بتا سکیں کہ جناب ہمیں یہ مسئلہ ہے. الٹیمیٹلی انہیں آخر میں جا کے ایک پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے اور اس میں ان کا سارا وہ غبار باہر آ جاتا ہے. مسلم لیگ نون میں آخر کیا ہوا ہے, وہ کون سی ایسی شخصیت ہے اور وہ کیا کیا کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اندر پارٹی کے اندر ایکچولی چل کیا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی کہ وائرس ایک موجود ہے جس میں کارکنوں کو اظہار خیال کرنے کی اجازت نہیں ملتی. ایک ایسا سسٹم موجود ہے جہاں پر کارکن, ایک عام کارکن جو محنت کرتا ہے, گلی محلوں کے اندر جاتا ہے, کیمپیننگ کرتا ہے اور جا کر کنونس کرتا ہے کہ جناب یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ اس کا ویژن ہے, اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے, وہی بیچارہ کارکن جب ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن کی باری آتی ہے تو وہ سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک واحد پارٹی نہیں ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہے. مسلم لیگ نون کے اندر تو بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ وائرس اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پہ تو پورا ایک خاندان موجود ہے جس کی چلتی ہے, جس کے کہے بغیر, چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں یا بہت چھوٹے ہوں, سب کی اپنی اپنی ایک پوزیشن ہے اور اس پوزیشن سے ہٹ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس پارٹی کے اندر. ہمارے ساتھ چودھری عبدالغفور صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے ان کا. اور غفور صاحب السلام علیکم سر, تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک پریس کانفرنس کیا آپ نے اور آپ کے اس پریس کانفرنس کو کہا گیا زعیم قادری پارٹ 2. اس میں خیر ٹکٹوں کی بھی ایک انوالومنٹ تھی کیونکہ وہ نیشنل اسمبلی کا ایک ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے. آپ کی کیا ناراضگی ہے شریف فیملی سے؟ آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میری تو ذاتی تو ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, میں نے تو جنرلی کسی اصولوں پہ ان سے اختلاف کیا ہے اور میرا ٹکٹ وکٹ کا تو معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں نے تو نامینیشن پیپر ہی نہیں فائل کیے, ٹکٹ تو میری ریکوائرمنٹ نہیں تھی. اور اگر ٹکٹ وکٹ کی بات ہوتی تو 13 میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا تھا اور 13 میں نے محمد نواز شریف کا الیکشن میں نے سارا کوارڈینیٹ کیا تھا, سرگودا میں نے لک آفٹر کیا تھا. اور ٹکٹ کی بات ہوتی تو میں اس وقت چھوٹ جاتا, ٹکٹ میٹر نہیں کرتے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پاکستانی, آئی ایم ویری مچ کنونس اباؤٹ دیٹ کہ ایٹ دس ٹائم پاکستان ڈونٹ نیڈ دا لائک ایم پی ایز, ایم این ایز, منسٹر, چیف منسٹر اور پرائم منسٹر. پاکستان نیڈ اے اسٹیٹس مین. میں سمجھتا تھا کہ محمد نواز شریف ایز اے اسٹیٹس مین اپنا رول ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم لگے رہے, کرتے رہے. 28 ایئرز, آلموسٹ آدھی صدی کے نزدیک یہ ٹائم پہنچ جاتا ہے اور ایک لمحہ بھی بے وفائی ہم نے اپنی جماعت سے, قیادت سے نہیں کی. لیکن پھر وہ مرض بڑھتا گیا, جوجوں دوا کی, اس میں ڈیفرنٹ چیزیں اور ادارے کہیں برباد ہو رہے ہیں, کہیں کچھ تماشا ہو رہا ہے, کہیں ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن پہ. سچی بات ہے, ایک فیملی ہے لاہور میں کھوکھرز کی, جن کی جو ریپیوٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے, اور ان کو ایک گھر میں ان کے کہنے سے 5 ٹکٹس وہ لے گئے. آئی تھنک اٹس اے ٹوٹلی نان سینس ایکٹیویٹی. مسلم لیگ نون کے اندر بھی کیا پیسہ چلتا ہے؟ پیسے سے آگے بھی اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی چلتا ہے. اور ایک بندہ جو 2 سگے بھائی لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نون میں, ہمارے کھوکھرز فیملی کے, جو رائیونڈ سے ایم پی ہے اور وہاں سے ایم این اے ہے رائیونڈ سے, افضل کھوکھر, کبھی ایک لفظ اسمبلی میں نہیں بولا انہوں نے آن دا فلور. 2-3 دفعہ اسمبلی میں چلے گئے اور اس کے باوجود کنٹینیوسلی ان کو پہلے 1 ٹکٹ تھا, پھر 2 ہوئے, پھر 3 ہوئے, اور 3 اور پھر 2 اور مزید 5 ٹکٹس ان کے کہنے پہ دیے گئے. یہ کیا ہے؟ ایک ہی فیملی, یہ میرٹ ہے ایک فیملی پہ. نہیں, لیکن چوہے صاحب آپ سے اختلاف اس بات کا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پارٹی پوری کی پوری پارٹی جب ایک فیملی چلا رہی ہے تو وہ فیملی دوسری فیملیوں کو ہی نوازے گی نا. آپ کیا سمجھ رہے تھے وہاں پہ, مطلب ایک کارکن کی سنی جائے گی؟ بات تو آپ کی یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم تو اس میں لگے رہے اور یہ سوچ کے لگے رہے کہ نہیں, ہم نے یہ شاید پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, اور ہم نے محبت کی, پیار کیا, وفا کی. اور میں ہمیشہ, لوگ مجھے پوچھتے تھے, ٹوکتے تھے, مجھے بھی ٹکٹس دیے, میں نے رول اپنا ادا کیا الحمدللہ, اینڈ آئی ایم دا کلین ہینڈڈ پرسن. اور مجھے جب کوئی بات کرتا تھا میں ہمیشہ کہتا تھا یار مجھ کو فرش شناسی پہ یہ دل مجبور کرتا ہے, وگرنہ تو خوشامد کو ہم کمینہ پن سمجھتے ہیں. میں نے ہمیشہ
अपना रोल अदा किया एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ MPA, एज अ अब आपके ख्याल में जो भी सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब से कुछ देर पहले बल्कि मीडिया से भी बातचीत कर रहे थे, क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर क्या है? क्या ये 2018 के इंतखाबात में क्या होगा? असल में इन इंतखाबात के लिए मैंने नॉमिनेशन पेपर तो नहीं दिए थे, बट मैं बोर्ड के सामने गया, मैंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया और बड़ा खुल के बयान किया। उसमें ऑब्जर्वर के तौर पे आपके सोहेल वडायत साहब मौजूद थे, सलमान गनी साहब थे और जंग से परवेज बशीर साहब थे, सब इस चीज़ के गवाह हैं। और मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा, कायदे मोहतरम, पाकिस्तान इंतहाई सेंसिटिव फेज से इस वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान गलत फैसले अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक फैसले होने चाहिए इस वक्त। और उनके मुताबिक तो पाकिस्तान इस फेज से गुजर रहा है जिसमें मुझे क्यों निकाला? नहीं, देखें, यस आप ठीक कह रहे हैं, बट बोर्ड के लोग बोर्ड बनते हैं, बोर्ड में लोग बैठते हैं, बट आई थिंक वो लोग कोई मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ वही करते हैं कि जो जिन्होंने एक शख्स या जिन्होंने जो करना होता है। बात ये कहीं एक रफड़ हो, एक मसला हो तो बंदा उसका इलाज करे कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। ठीक, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? ठीक, एक तो एक अजीब कैफियत है, एक अजीब ही मामला है। गुलिस्तान के हवाले से उनकी नुमाइंदगी इस वक्त निहाल हाशमी साहब हमारे साथ करें। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपके पुराने साथी चौधरी अब्दुल गफूर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, ये कब निकलेंगे हम इन चीज़ों में से? फर्द वाहिद के पीछे ही पूरी पार्टी चलेगी, वही डिसाइड करेगा कब हमारी पॉलिटिक्स इंप्रूव करेगी जिसमें हम देख सकेंगे कि एक आम कारकुन को भी जाके वही जगह मिलेगी जो एक इतने बड़े खानदान को, जिस तरह वो फरमा रहे थे कि एक इतने बड़े खानदान ने एक दूसरे बड़े खानदान को टिकटों से नवाज दिया, कब निकलेंगे इस खानदानी सियासत से हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ख्याल है कि हम निकल चुके हैं। अगर हम इससे ना निकले होते तो मेरे जैसा आदमी या गफूर साहब जैसा आदमी पार्टी में ना होते। सब वो नहीं है ना। हम बहुत नहीं, सुन लेना, हम बहुत पहले निकल चुके हैं इन चीजों से, और हम ये महसूस करते हैं कि एक आदमी का विजन होता है, उसकी लीडरशिप होती है, उसकी आइडियोलॉजी होती है जिसके पीछे हम चलते हैं, और यही सोच करके हम आए थे और हम ठहरे हुए, हम पे नहीं जा रहे। बात सारी ये है कि हमें जब हमारे जाति कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उस वक्त हमें एहसास होता है वो सारी इश्यूज का। सबके लिए बड़ा एहतराम है। पार्टी में धूप, ठंड और छांव आता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। बेशुमार हजारों लाखों कारकुन है, मगर हजारों लाखों कारकुन तो नहीं होते हैं MNA, MPs और काउंसलर्स और चेयरमैन। निहाल हाशमी साहब, मैं कथा कलामी, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे कहनी पड़ेगी। मेरे पास काश इस प्रोग्राम से पहले मुझे याद होता तो मैं आपकी वो फुटेज निकालता जिसमें आप एहतसाब अदालत के बाहर खड़े हैं और नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के साथ वहां पे पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड एकदम आपके सामने यूं करके हाथ रखता है और कहता है पीछे हो जा, खबरदार आगे ना आई। मतलब ये डिड दैट हैपन और नॉट? अगर आप बोल चुके तो मैं आपको सर प्लीज। उस वक्त ना हमारी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की, ना सिक्योरिटी गार्ड उनके जेर अंडर थे, और ना उन्होंने मुझे देखा। आपने शायद एक मीडिया की एक हाउस ने इसको गलत फुटेज दिया, मस्बत चीजों को दिखाने के बजाय मनफी दिखाया। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने मुझे नहीं देखा। अच्छा। सारे लोग फाइट चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस होती है, पुलिस ना मुझे जानती थी ना मैं उनको जानता था। मरियम नवाज वहां पे की है, उन्होंने मेरा हाल अहवाल लिया और चले गए। और इसको एक आदमी की एक लीडरशिप की किरदार कुशी के लिए, उनकी वेरीफाई के लिए अगर दिखाया जाए तो ये इंतहाई नामुनासिब। तो मैं भूल जाऊं जो मुझसे मोहब्बत और मुझसे अकीदत उन्होंने रखा, जब मुझसे प्यार करते थे, जब मुझसे निछावर करते थे, मैं उन चीजों को भूल जाऊं, सब चीजों को। सर वो प्यार तो निहाल हाशमी साहब हमने देखा है, जिस को तौहीन अदालत का नोटिस मिलता था और वो अदालत में पेश होता था तो मरियम नवाज साहिबा की प्रोफाइल पिक्चर ट्विटर के ऊपर चेंज हो जाती थी, उसकी तस्वीर लगती थी और ये सब तक की सपोर्ट होता था। क्या आपसे सेनेटरशिप से रिजाइन करने को नहीं कहा गया था? क्या आपसे ये नहीं कहा गया था कि जनाब आप इसी वक्त ये रेजिग्नेशन दें? ये नहीं हुआ क्या आपके साथ? जी ठीक है, मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी के हर डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और मैंने ऐसा किया और करना भी चाहिए। ठीक, पार्टी का अपना फैसला है। मैं पार्टी के इन हाउस अंदर लड़ूंगा, अंदर मैं कारकुन हूँ। अब ये निहाल हाशमी साहब ये बता दीजिए, क्योंकि एक आम कारकुन आज जो मुस्लिम लीग नून का लाहौर के अंदर मौजूद है वो इस वक्त ये परेशान है कि जनाब पार्टी चला कौन रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब की सुननी है या नवाज शरीफ साहब की सुननी है? पार्टी पहले जैसे चल रही थी आज भी वैसे ही चल रही है। तो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट नहीं थे, यानी नवाज शरीफ साहब सब कुछ चला रहे हैं? जी मैं समझता हूँ क़यादत नवाज शरीफ साहब के पास है और शहबाज साहब सदर है,
जिस तरह से पार्टी चलती उसी तरह से पार्टी चलाई जा रही है। मैं आपको कंफ्यूजन सुनाता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको एक आम कारकुन जो मुझे आज गली मोहल्ले में जाके मिलता है, जब मैं मुख्तलिफ सर्विस करने के लिए लाहौर शहर में या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, तो वो कारकुन दरअसल में कंफ्यूज क्यों होता है। ये छोटा सा क्लिप है, इसको सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि किस तरह कौन सा अलजेब्रा का मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सुनिएगा जरा। इतलाएं आ रही हैं, कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ, लोग भी जो है वो गायब किए गए, ये सब कुछ मेरी इतला। अगर पर्दे के पीछे कि ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख दूंगा। गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। कुरान करीम में जन्नात का जिक्र आता है, खलाई मखलूक का वहाँ कहीं जिक्र नहीं है। इफ दिस कंट्री हैज टू मूव फॉरवर्ड देन इट कैन ओनली बी थ्रू अ कंसल्टेटिव प्रोसेस and not through confrontation. Confrontation is not an option. Only through consultative process और सारे स्टेक होल्डर्स मिले। एक साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन लड़ रही थी और दूसरी साइड पे वो सब कूदें खड़ी थी जो बार बार मुंतखब वज़ीर आज़म पे वार करती है। हमारे लोगों को रातों रात मुंह पे काला कपड़ा डाल के उठाया गया। इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। जोश की नहीं, होश की जरूरत है। हम आंगी पैदा कर सब इदारों को साथ लेकर इलेक्शन की तरफ जाना है। टकराव की सियासत, इदारों से उलझने की सियासत सिस्टम को नुकसान देगी और अगर सिस्टम को नुकसान हुआ तो पाकिस्तान को नुकसान होगा और हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे अपनी फौज से प्यार है, मुझे अपनी पुलिस से प्यार है, मुझे अपने रेंजर से प्यार है और जब तक हम साथ नहीं चलेंगे ये दहशतगर्दी की जंग हम जीत नहीं सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ना कोई खलाई मखलूक है, ना कोई हम खौफजदा हैं। जो खलाई मखलूक है, जो असल खलाई मखलूक है वो है। ये निहाला हाशमी साहब, ये आपने सुन लिया। अब मुझे एक आम कारकुन को जरा समझा दें कि वो इस सारी कश्मकश में क्या समझे इस सारी चीज में से। जी, अगर आप मुझे बेयर करें तो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। सर प्लीज हुक्म। कन्फ्रंटेशन कभी भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, ना चाहते हैं, ना चाहेंगे। ना मरियम साहब चाहती थी, ना चाह रही है, ना चाहेंगी। हम अगर कन्फ्रंटेशन चाहते तो नवाज शरीफ साहब सीपैक लेके नहीं आते। इस मुल्क में मोटरवे का जाल नहीं बिछता, इस मुल्क में कम्युनिकेशन का जाल नहीं बिछता, इस मुल्क में ग्रीन चैनल नहीं बनता, इस मुल्क में 40 से लेकर के 60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अगर कन्फ्रंटेशन चाहते तो वो फ्री कैश को टैप करके LNG लेके नहीं आते। कन्फ्रंटेशन अगर चाहते तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते। कन्फ्रंटेशन अगर वो चाह रहे होते तो फिर पाकिस्तान के सारे बोर्ड, सारे जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको लेके आगे नहीं बढ़ते। वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। ये आप तलाश करें कन्फ्रंटेशन कहाँ से हो रहा है, कौन सा। सर मैं निहाला हाशमी साहब प्लीज मीडिया को ना बिला वजह इस तरह ब्लेम किया करें। एक वो खुद फरमा रहे हैं, बड़े मियां साहब कहते हैं जनाब खलाई मखलूक है, वो एग्जिस्ट करती है। छोटा भाई कहता है ऐसी कोई चीज ही नहीं है। जन्नात का तो सुना है कुरान मजीद में, लेकिन खलाई मखलूक नहीं है। आप क्या मतलब इसमें क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? मुस्लिम को खुद नहीं पता। शेर की 2 टांगे कोई खींच रहा है, 2 टांगे कोई खींच रहा है, उसमें हमारा क्या कसूर है? हमें समझ ही नहीं आ रही कि जनाब पार्टी ने चलना किस तरह। नहीं, आप अगर शेर की उस चीज पे बात करें, उस पर प्रोग्राम करें कि शेर ने आज तक इस मुल्क को दिया क्या है, शेर की कुर्बानियां क्या है। सर शेर ने, मैं कहता हूं शेर ने कंफ्यूजन दी है हमें इस वक्त। आज इलेक्शन में 25 दिन बाकी हैं और 25 दिन पहले पार्टी को आज अपने बयानिया का नहीं समझ आ रहा कि हमने अपने वोटर को बताना क्या है। क्या हम इदारों से टकराव करने जा रहे हैं या टकराव हमने नहीं करना? एक भाई कहता है मूव फॉरवर्ड, एक भाई कहता है मूव बैक। हमने करना क्या है ये पूछ रहा है काम कारकुन। भाई वाली बात है, ये पार्टी हिरार्की की बात है, या भाई बेटा बेटी की बात नहीं है। मरियम में अगर सलाहियत है तो लीडर है, अगर वो प्राउड फुलर है तो वो लीडर है। अगर हम ठीक है चलो मुझे एक ब्रेक लेने दें, डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ये कंफ्यूजन अभी भी सॉल्व नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन इस सिलसिले में है और वहां पे जो डिवीजन है वो जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान है। उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। साल हो गए मुझे साहब आपके पीछे, और टिकट उसको दिया जो 10 दिन पहले आया। वो हाफिज मनसब और वो लोगों को कह रहा मैंने पैसे देके टिकट ली है।
اب یہ چند مناظر تھے. اب اس وقت جو فوٹیج آپ اپنی سکرینز کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام آباد کی یہ فوٹیج ہے, اور آج عمران خان صاحب اس کنونشن ہال میں موجود تھے. اس کنونشن ہال کی تقریباً جو کیپیسٹی ہے وہ 2200 کی کیپیسٹی ہے, 2000 سے 2200 لوگ اس کے اندر آتے ہیں. یہاں سے عمران خان صاحب نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا اسلام آباد سے, وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسد عمر صاحب بھی اس الیکشن میں ان کے ساتھ موجود تھے, اس کنونشن ہال کے اندر بھی موجود تھے. ذرا کراؤڈ آپ دیکھیے, کراؤڈ دیکھیے کہ کتنا کراؤڈ آیا ہے عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو دیکھنے کے لیے. جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹیج کے پاس وہ تو ہیں, لیکن باقی اوپر ہال جو ہے وہ آپ کو لٹرلی خالی نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت لڑائی ہوئی وہاں پر کنونشن ہال کے باہر. جو پارٹی کے کارکن تھے وہ آپس میں بھی لڑے اور میڈیا کے نمائندوں سے بھی لڑے. یہ فرق ہوتا ہے جب ایک عام کارکن کے ساتھ آپ ان ٹچ نہیں ہوتے. عمران خان صاحب 5 سال تک اسلام آباد میں اپنے اس حلقے میں نہیں گئے جہاں سے وہ الیکشن جیت کے آئے تھے. یہ وہ سیٹ تھی جو انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی. سونامی کا دعویٰ انہوں نے ضرور کیا, لیکن ایک عام ورکر, ایک عام شخص جو اس حلقے سے تعلق رکھتا تھا, اس سے جا کے کانٹیکٹ نہیں کیا آپ نے. میں نے تقریباً 3 سے 4 سروس کیے ان کے حلقے کے اندر جا کے اسلام آباد کے اندر, لیکن وہاں کا اپنا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ان سے ناراض ہے. پالیٹکس سیکھیے, پالیٹکس یہی ہے کہ لیڈری کچھ نہیں ہوتی, کارکن سب کچھ ہوتا ہے. کارکن اگر ہٹ گیا تو بے شک جتنا مرضی تناور درخت ہو دھڑم کر کے نیچے گرے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. پروگرام ٹو روپ تک اتنا ہی. اللہ حافظ.